अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 241 अपनी बुक आप लोग ओपन करें। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे डेट इज़ वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन इन आर्ट्रियोल्स। व्हाट आर आर्ट्रियोल्स? आप लोग अच्छी तरह से फैमिलियर है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया कि आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं। आर्ट्रियोल्स के अंदर वैसो कंस्ट्रिक्शन होगी, वैसो डायलेशन होगी। इन दोनों फेनोमेनास के बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। Vasoconstriction and vasodilation in arterioles. In the walls of arterioles, there are more circular muscle than elastic muscle. The contraction of circular muscles of arterioles is under the control of nervous and endocrine system. When muscles contract, arterioles are constricted. It is called vasoconstriction and it reduces the flow of blood in arterioles. When the muscles are relaxed, arterioles are dilated. It is called vasodilation and it increases blood flow in them. Vasoconstriction and vasodilation happen in response to changes in metabolic activity of tissues. For example, when metabolic activity in a tissue rises, oxygen decreases and carbon dioxide increases in its interstitial fluid. In its response, the circular muscles of the arterioles in that tissue relax. Vasodilation, it increases blood flow in these arterioles and also in capillaries. The increased blood flow supply more oxygen and remove more carbon dioxide. Similarly, decreased metabolic activity causes vasoconstriction and vasoconstriction ऑफ आर्ट्रियोल्स। बेटे ये ऑफ है, ओडी जो लिखा हुआ है इट इज़ ऑफ वर्ड है, ये मिसप्रिंट हुआ हुआ है। हमने जो टॉपिक अभी जिसकी मैंने अभी रीडिंग की बेटे, डेट इज़ वैसो कंस्ट्रिक्शन एंड वैसो डायलेशन इन आर्ट्रियोल्स। आर्ट्रियोल्स की वॉल्स में, ठीक है, जो अपने हमने आर्ट्रियोल्स पढ़े थे ना, आर्टरीज के बाद हमारे पास क्या आ रही थी, आर्ट्रियोल्स आ गई थी। जब वो फर्दर डिवाइड होती थी और आर्ट्रियोल्स फर्दर ब्रांचिंग सिस्टम में डिवाइड होती थी, बार बार डिवाइड होते थे और कैपिलरीज में कन्वर्ट होते थे। आर्ट्रियोल्स की वॉल में जब हम देखें तो उनकी वॉल में सर्कुलर मसल जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू इलास्टिक मसल। दो तरह के मसल थे ना, एक थे सर्कुलर मसल्स और एक कौन से थे वहाँ पे प्रेजेंट, हमारे पास इलास्टिक टिश्यूज़ प्रेजेंट थे। दोनों चीज़ें थी उसकी। जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा आर्ट्रियोल्स का, जब स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको सर्कुलर मसल्स और इलास्टिक टिश्यूज़ जो हैं वो नज़र आएंगे। लेकिन मैंने क्या बता दिया, मैंने आपको परसेंटेज बताई कि सर्कुलर मसल जो है उनका नंबर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू इलास्टिक टिश्यूज़। और जो सर्कुलर मसल्स हैं जिनका नंबर, जिनकी परसेंटेज इनकी वॉल्स में ज़्यादा होती है बेटे, ये सर्कुलर मसल जो हैं ये कंट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे। इन सर्कुलर मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन होती है और इनकी कंट्रैक्शन जो है वो दो मेन जो है सिस्टम्स हैं उनके अंडर होती है, यानी कि वो ही इनको चेकआउट कर रहे होते हैं, इनका एक बैलेंस जो है वो रख रहे होते हैं। वो कौन से सिस्टम है? वो सिस्टम है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। आपने याद रखना है, इनको आप अंडरलाइन कर लो, ये आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि सर्कुलर मसल जो आर्ट्रियोल्स के हैं उनकी कंट्रैक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है? उनकी कंट्रैक्शन को कंट्रोल कर रही हैं नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। क्लियर आ गया? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो एक नए फिनोमेनास आएंगे, एक आएगा वैसोकंस्ट्रिक्शन और एक आएगा वैसोडाइलेशन। वन बाय वन हम इनको पढ़ेंगे, वन बाय वन इनकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन की। जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? मैंने क्या वर्ड बोला? कंट्रैक्ट। क्लियर करो अपना कंसेप्ट क्या, कि जब सर्कुलर मसल्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, अभी सर्कुलर मसल्स की बात हो रही है ना, सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो आर्ट्रियोल्स क्या होता है? आर्ट्रियोल्स बेटे कंस्ट्रिक्टेड होते हैं और इस कंस्ट्रिक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? वैसो कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। और जब वैसो कंस्ट्रिक्शन का फिनोमेना होता है तो ब्लड जो है उसका फ्लो आर्ट्रियोल के अंदर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इज डेट क्लियर? दोबारा बता देती हूँ। मैंने क्या कहा बेटे कि जब मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, जब सर्कुलर मसल्स की कंट्रैक्शन होगी तो आर्ट्रियोल जो हैं दे आर कंस्ट्रक्टेड, वो
कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, और इस चीज़ को, इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या कर देते हैं, ब्लड के फ्लो को रिड्यूस कर देते हैं, उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, अब आते हैं इसी के ऑपोजिट अगर हम बात करें। ठीक है, इसी चीज़ को अगर ऑपोजिट आप लोग लेके चलो कि पहले क्या हुआ था, मसल्स कंट्रैक्ट किए थे, अब क्या हम करेंगे कि मसल जो हैं वो रिलैक्स करेंगे। ठीक है, जब सर्कुलर मसल जो हैं बेटे ये रिलैक्स करते हैं तो आर्ट्रियोल जो हैं दे आर डायलेटेड, और जब आर्ट्रियोल्स की वॉल्स डायलेटेड होती हैं तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, वैसोडाइलेशन कहते हैं। और जब वैसोडाइलेशन होता है तो ब्लड का फ्लो आर्ट्रियोल्स में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने दो फिनोमेनास यहाँ पे पढ़ लिए, एक हमने पढ़ लिया वैसोडाइलेशन और एक हमने क्या पढ़ लिया, वैसो कंस्ट्रिक्शन। कंस्ट्रिक्शन में क्या हुआ, मसल जो हैं वो कंट्रैक्ट किए, डायलेशन में क्या हुआ, मसल्स रिलैक्स किए। जब कंट्रैक्ट हुए तो आर्ट्रियोल्स क्या हुई, कंस्ट्रक्टेड होगी और ब्लड का फ्लो जो है वो रिड्यूस हो गया। इसी तरह जब मसल्स ने बेटे रिलैक्स किया तो आर्ट्रियोल जो हैं डायलेटेड होगी और ब्लड का जो फ्लो था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो पूरा मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है उसका रोल क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन। ये आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ सकता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप क्या लिखोगे वो मैं अब आपको समझाऊंगी। मैंने क्या क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रोल यहाँ पे क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्शन में और वैसोडाइलेशन में। तो मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में बेटे ये सारे बताऊंगी। वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन जो है जब किसी भी टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट है, पता है ना आपको। तो जब बेटे हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो उसके रिजल्ट में क्या चीज़ होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन का फिनोमेना जो है वो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो चेंजेस आएंगे ना उनके रिस्पॉन्स में ये दोनों फिनोमेनास होंगे। दोबारा बता देती हूँ, मैंने क्या कहा कि वैसोकंस्ट्रिक्शन एंड वैसोडाइलेशन, ठीक है, हैपन इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ टिश्यूज़। हमारी बॉडी में, हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ पे जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उसके रिस्पॉन्स में जो चेंजेस आएंगे उन चेंजेस के अगेंस्ट जो है आपके पास दोनों फिनोमेनास होंगे, कौन से, वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन। क्लियर। फिर दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं बेटे, हम देखते हैं कि इसी कॉमन एग्जांपल है। अब मैंने बताया ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी के रिस्पॉन्स में, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी की एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, यहाँ पे कॉमन एक एग्जांपल दी हुई है कि जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी बेटे टिश्यूज़ में राइज करती है, टिश्यूज़ में उसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है, टिश्यूज़ के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है, तो टिश्यूज़ के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज़ होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ हो जाएगी इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर आपको याद हो इससे पहले आप लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कैपिलरीज में पढ़ के आ चुके हो, ये उसी फ्लूइड की बात हो रही है कि मैंने क्या बता दिया कि जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी टिश्यूज़ में राइज करेगी, ऑक्सीजन डिक्रीज करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बेटे इंक्रीज कर जाएगी, कब, कहाँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। क्लियर। तीसरा पॉइंट आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि इस रिस्पॉन्स में अब जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी टिश्यू में राइजेज हो रही है तो सर्कुलर मसल्स आर्ट्रियोल्स के, आर्ट्रियोल्स कहाँ प्रेजेंट है, टिश्यू के अंदर। टिश्यू के अंदर क्या हो रही है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई तो क्या हुआ, ऑक्सीजन के अंदर कमी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा बेटे, जो सर्कुलर मसल्स होंगे आर्ट्रियोल्स के उस टिश्यू के अंदर वो क्या करेंगे, वो रिलैक्स करेंगे। क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। और जब सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते थे, वैसोडाइलेशन कहते थे। याद आया। तो जब वैसोडाइलेशन हो जाएगी तो ब्लड फ्लो जो है बेटे उन आर्ट्रियोल्स के अंदर और कैपिलरीज के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इंक्रीज ब्लड फ्लो सप्लाई होगी इसकी वजह से ऑक्सीजन ज़्यादा फ्लो करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है तो जो फंक्शन हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। ठीक है, किसकी वैसोकंस्ट्रिक्शन, आर्ट्रियोल्स की। इजी सा फिनोमेना है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि
वॉल्स ऑफ आर्ट्रियोल्स के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक थे सर्कुलर मसल्स और एक थे बेटे इलास्टिक टिश्यूज़। मैंने आपसे कहा कि वॉल्स ऑफ आर्ट्रियोल्स में सर्कुलर मसल जो हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक टिश्यू, और इन सर्कुलर मसल्स की जो कंट्रैक्शन है ये दो सिस्टम्स के अंडर होती है, दो सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से सिस्टम थे? एक था नर्वस सिस्टम और एक आपके पास कौन सा सिस्टम आता है? एंडोक्राइन सिस्टम। फिर हमने दो फिनोमिनास पढ़े, एक हमने पढ़ा वैसोकंस्ट्रिक्शन, एक हमने पढ़ा वैसोडाइलेशन। वैसोकंस्ट्रिक्शन में मैंने आपको क्या बताया कि जब सर्कुलर मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे आर्ट्रियोल्स जो हैं कंस्ट्रिक्टेड होंगी, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहेंगे? वैसोकंस्ट्रिक्शन कहेंगे। वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो जो है आर्ट्रियोल्स के अंदर वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी? वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन क्या चीज़ थी कि जब मसल्स बेटे रिलैक्स करते हैं आर्ट्रियोल जो हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं, और इस फिनोमेना को वैसोडाइलेशन कहा जाता है। और वैसोडाइलेशन के रिजल्ट में क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है आर्ट्रियोल्स में वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रोल ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है टिश्यूज़ के अंदर, उनका रोल क्या है इन दोनों फिनोमेनास में, वैसोकंस्ट्रिक्शन में और वैसोडाइलेशन में। वैसोकंस्ट्रिक्शन और वैसोडाइलेशन बेटे जो है टिश्यूज़ के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से जो चेंजेस आते हैं उनके रिस्पॉन्स में ये दोनों एक्टिविटीज़ होती हैं। कॉमन एग्जांपल हमने क्या पढ़ी इसकी कि जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी टिश्यू में राइज करती है तो ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। कहाँ? इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे क्या बताई कि जब ऑक्सीजन बेटे डिक्रीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी, तो सर्कुलर मसल जो आर्ट्रियोल्स के हैं उस टिश्यू के अंदर, जिस टिश्यू की हम एग्जांपल ले रहे हैं, जिस टिश्यू के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो उस टिश्यू के अंदर जो सर्कुलर आर्ट्रियोल्स हैं, आर्ट्रियोल्स के अंदर जो सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे? वो रिलैक्स करेंगे। और आपको पता है जब सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं? वैसोडाइलेशन कहते हैं। जब मसल रिलैक्स करते हैं तो ब्लड फ्लो जो आर्ट्रियोल्स के अंदर है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज ब्लड फ्लो की वजह से क्या होता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा रिमूव होगी। सिमिलरली अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है डिक्रीज हो जाती है तो वैसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल जो है वो फिनोमेना हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको डायग्राम्स दी हुई हैं, पूरा वैसोडाइलेशन जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। नॉर्मल ब्लड फ्लो है, ये कैपिलरीज हैं, ये एक्टिव टिश्यूज़ हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन लेस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी। ठीक है, ये वैसोडाइलेशन का प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि वैसोडाइलेशन में क्या होगा कि जब जब ये एक, पहले तो इस सिंपल फिनोमेना को आप लोग देखो। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ? ये टिश्यू एक्टिविटी है, टिश्यू के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिव टिश्यूज़ की डायग्राम है। ठीक है, इस टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जो है वो डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे मेंशन ये जो आपको नज़र आ रहे हैं डॉट्स, ये क्या है? ये ऑक्सीजन शो की हुई है। ग्रीन में आपको क्या शो हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड शो किया हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ कि बेटे इन टिश्यूज़ के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी टिश्यू के अंदर जब राइज करती है तो ऑक्सीजन की परसेंटेज जो है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ऊपर मेंशन है लेस ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज में क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगी। इसके रिस्पॉन्स में अब होगा क्या? जब ऑक्सीजन कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो क्या होगा? जब बेटे ऑक्सीजन कम हो जाती है तो आर्ट्रियोल्स के अंदर जो सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे? वो रिलैक्स करेंगे। क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। जब मसल रिलैक्स करते हैं तो क्या होता है पता है ना आप लोगों को? आर्ट्रियोल जो हैं दे आर डायलेटेड, यानी कि देखो ये बड़े हो गए हैं, पहले ये छोटा था इनका साइज, अब ये क्या हो गए? डायलेटेड हो गए। जब ये डायलेटेड हो गए, या हम इनको ये भी कह सकते हैं कि टिश्यूज ने जो है रिलैक्स किया है। जब टिश्यू रिलैक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? वैसोडाइलेशन। ये वैसोडाइलेशन का फिनोमेना हुआ। वैसोडाइलेशन जब होती है तो आर्ट्रियोल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देखो इंक्रीज ब्लड फ्लो यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्ट्रियोल्स डायलेटेड हुई। जब आर्ट्रियोल्स डायलेटेड हुई, ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ, तो ब्लड जो है उसकी सप्लाई इंक्रीज होगी। ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हुई, इसका मतलब है इट सप्लाई मोर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये कौन सी हमने एग्जाम्पल पढ़ ली? ये हमने एग्जाम्पल पढ़ ली वैसोडाइलेशन की। क्लियर हो गया? ये डायग्राम भी आपकी बुक में इसकी बनी हुई थी। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन।
अगले टॉपिक पे बेटे हम चलेंगे इसी पेज पे 241 के एंड पे एक टॉपिक आपको दिया हुआ है रेट ऑफ ब्लड फ्लो। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ इसको एक्सप्लेन करूंगी। The velocity of blood flow is different in different vessels. It is highest in aorta 450 to 500 mF per second and tends to fall along the network of arteries, arterioles and become lowest in capillaries 1 mm per second. It rises again in venules, veins and vena cava. The changes in the velocity of blood result from changes in total cross-section area of the vessel system. छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। आपको बताया हुआ रेट ऑफ ब्लड फ्लो। रेट ऑफ ब्लड फ्लो का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटे, स्पीड। यहाँ पे वेलोसिटी की बात हो रही है। वेलोसिटी का क्या, हम लोग फिजिक्स में अक्सर आप लोग ये वर्ड पढ़ते हो वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या हमारे पास आ रही है, ब्लड का फ्लो कैसा है, ब्लड की स्पीड कैसी है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेजल्स, हमने वेजल डिटेल से पढ़ी, 3 तरह की वेजल्स हमने पढ़ी थी, आर्टरीज पढ़ी थी, वेन्स पढ़ी थी, हमने कैपिलरीज पढ़ी थी। इन तीनों वेजल्स में जो वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ होता है, वो होता है ओर्टा में। अब सबको पता है ना, सबसे पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से कहाँ आता है, ओर्टा में। ओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, ओर्टा में सबसे ज़्यादा जो है वो ब्लड जो फ्लो है वो हाईएस्ट ब्लड फ्लो होता है। और उसकी क्या अमाउंट, क्या आपकी बुक में क्या दी हुई है, इट इज़ हाईएस्ट इन ओर्टा। कितना, इसको अंडरलाइन करो, 450 to 500 mm पर सेकेंड। और जैसे जैसे फिर आगे जाता जाएगा ब्लड फ्लो, ओर्टा से डिफरेंट आर्टरीज में जाता है, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, फिर वेन्स में। इस तरह से ब्लड जो है वो आगे आगे जो है वो मूव करता रहता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ओर्टा से ब्लड जो है वो आगे फ्लो करता जाएगा, आर्टरीज में जाएगा, आर्ट्रियोल्स में जाएगा, तो इसका जो पूरा जो एक प्रेशर था जो हाईएस्ट था ओर्टा के अंदर बेटे, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, फॉल करता जाएगा, यानी कि कम होता जाएगा। और सबसे लोएस्ट जो ब्लड फ्लो है वो कहाँ पे होता है, वो होता है कैपिलरी के अंदर। कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो कितना होता है, 1 mm पर सेकेंड। और कैपिलरीज के बाद ये ब्लड फ्लो जो है दोबारा से जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और ये वेन्स के अंदर, और स्पेशली फिर आगे जो वेन आएगी डैट इज वेना कैवा, उसके अंदर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और कितना हो जाएगा वहाँ पे जाके, ये ब्लड फ्लो 250 to 300 mm पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं ब्लड की वेलोसिटी में, ये आ रही हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्लड वेजल्स की वजह से। देखो, ओर्टा का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो उसकी अंदर की विड्थ थी वो सबसे ज़्यादा थी, आर्टरीज की उसकी कम थी, आर्ट्रियोल की उससे कम थी, कैपिलरीज की सबसे कम थी, फिर वेन्स की फिर ज़्यादा होना शुरू होगी, और वेना कैवा की उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन ओर्टा की सबसे ज़्यादा है, इसलिए ओर्टा में जो ब्लड फ्लो है वो भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, इसको आपने याद रखना है, कुछ खास चीज़ नहीं थी इसमें, सिर्फ ये था कि वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो जो है वो डिफरेंट वेजल्स में डिफरेंट होती है। सबसे ज़्यादा वेलोसिटी ब्लड की जो है वो कहाँ होगी बेटे, ओर्टा में होगी। और जैसे जैसे ब्लड आगे फ्लो होता जाएगा इसकी वेलोसिटी में कमी आती रहती है। सबसे कम जो वेलोसिटी है इसकी लोएस्ट जो है वो किधर होगी, कैपिलरी के अंदर होगी। और अगेन कैपिलरी के बाद ये राइज होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू होती है। कहाँ जाके इंक्रीज होगी, वेना कैवा में, वहाँ पे कितनी हो जाएगी, 250 to 300 mm। लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये उसकी निस्बत फिर भी कम है ओर्टा की निस्बत। ठीक है, और ये जो वेलोसिटी जो चेंजेस आ रही हैं, मतलब ओर्टा में और है, वेन में और है, कैपिलरीज में और है, ये क्यों है, इसका रीज़न क्या है, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। इसका रीज़न क्या है, तो इसका सिंपल रीज़न क्या चीज़ है कि दीज चेंजेस इन द वेलोसिटी ऑफ ब्लड रिजल्ट फ्रॉम चेंजेस इन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वेजल्स। जो भी वेजल्स हैं उनके क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, जो अंदर का डायमीटर है, उसकी वजह से ब्लड के फ्लो में चेंज आता है। यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम दी हुई है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड मूविंग इन डिफरेंट वेजल्स। यहाँ पे डिफरेंट वेजल्स बनाई हुई हैं। सबसे पहले ये जो डार्क पिंकिश आपको नज़र आ रही है, दिस इज ओर्टा, ये आर्टरीज हैं, आर्ट्रियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज जब कंबाइन होंगी वेन्यूल्स, फिर वेन्स, फिर वेना कैवा। सबसे ज़्यादा ब्लड का जो फ्लो है वो कहाँ पे है, वो ओर्टा में है 500। आर्टरीज में कितना हो गया 400, आर्ट्रियोल्स में कितना हो गया 300, फिर कैपिलरीज में कितना हुआ हमारे पास 2। इस तरह इन कम होता होता ये एक टेबल है पूरा, इसमें वेलोसिटी ऑफ ब्लड बताया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो है। और यहाँ पे आपको क्या दी हुई है, एक ग्राफ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बेटे बताया हुआ, ये ग्राफ है, ये वाई एक्सिस हो गया, सपोज ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे क्या शो किया हुआ है आपको, वेलोसिटी ऑफ ब्लड फ्लो बताई हुई है,
इन पर सेकेंड है। और यहाँ पे आपको क्या दिया मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आपको बताएंगे ब्लड वेजल्स, ठीक है। और अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा जो वेलोसिटी है ब्लड फ्लो की वो कहाँ है बेटे, आपके पास ओर्टा में, और सबसे कम जो है वो किस में है आपके, ये देखो ये कैपिलरीज में। फिर आहिस्ता आहिस्ता देखो यहाँ से डाउनफॉल होना शुरू होता है, कैपिलरीज में आके सबसे लो हो जाता है, और दोबारा से वेना कैवा में क्या होना शुरू हो जाता है, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इज डेट क्लियर? बहुत इजी सा टॉपिक था, इतना मुश्किल नहीं था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बेटे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सर्कुलेटरी पाथवेज, ठीक है। हमने डिफरेंट टाइप के पाथवेज जो हैं वो स्टडी करने हैं। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको इसको साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। In humans and in all mammals and birds, blood circulate throughout body in two main pathways. These are called pulmonary circulation to and from lungs and systemic circulation to and from the other body parts. हमारी बॉडी में हमने जो टॉपिक अभी स्टार्ट करना है, जिसको मैंने जस्ट अभी रीड आउट किया, डैट इज नोन एज सर्कुलेटरी पाथवे। ह्यूमन बींग्स में और ऑल मैमल्स और बर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे तीन हमने जिक्र किया, ह्यूमन बींग भी मैमल्स में आते हैं। तमाम मैमल्स में और बर्ड्स में ब्लड जो है वो थ्रू आउट द बॉडी सर्कुलेट होता है इन टू पाथवेज। दो रास्ते हैं, दो पाथवेज हैं ब्लड के सर्कुलेट होने के। उन दो पाथवेज के क्या नाम हैं? एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक कौन सी है? पल्मोनरी, और एक कौन सी आती है आपकी? सिस्टमिक, ठीक है। पहले बात हम करते हैं पल्मोनरी। वो सर्कुलेशन जो लंग से होती है, लंग में ब्लड गया, लंग से वापस आया, उस सर्कुलेशन को हमने क्या कह दिया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी सर्कुलेशन जो है डैट इज नोन एज सिस्टमिक। सिस्टमिक कौन सी है? जो वो पाथवे जो हार्ट और बाकी बॉडी के दरमियान होता है, एक्सक्लूडिंग लंग, जहाँ पे लंग्स शामिल नहीं है, हार्ट के दरमियान में और बॉडी के दूसरे पार्ट्स के दरमियान में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस सर्कुलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। सारा पढ़ा लूँ फिर इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे और पेज नंबर 243 पे तो आपके पास सबसे पहले यहाँ पे जो सर्कुलेशन आ रही है डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। वो सर्कुलेशन जो लंग्स जहाँ इन्वॉल्व है, लंग्स में ब्लड जा रहा है, लंग्स से ही वापस आ रहा है, डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। Pulmonary circulation. Pulmonary circulation supplies deoxygenated blood to lungs and in return oxygenated blood to heart. A big artery that is pulmonary trunk carries deoxygenated blood from the right ventricle of heart. Pulmonary trunk divide into right and left pulmonary artery which carry deoxygenated blood to right and left lungs. Inside each lung, the pulmonary artery divide and make pulmonary arterioles and lung capillaries. In lung capillaries, blood is oxygenated. Lung capillaries join to form pulmonary venules, which join to form pulmonary veins. Left and right pulmonary veins from lungs open in left atrium. ये सारा फिनोमेना ऑलरेडी जब हमने हार्ट की सर्कुलेशन पढ़ी थी ना, तो वहाँ पे मैंने आपको ये फिनोमेना डिटेल से बेटे पढ़ा दिया था। हम इसको दोबारा से एक दफ़ा पढ़ रहे हैं, इसलिए आपने यहाँ पे ये चीज़ आप पहले पढ़ चुके हो, कंफ्यूज नहीं होना। पहली सर्कुलेशन हमारे पास कौन सी आ रही है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो, इसको समझो, अगर समझ आओगे तो बहुत ईजी है, मेरी बातों पे गौर करो मैं क्या कह रही हूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है बेटे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है किसको? लंग्स को, हमारे लंग्स को। और इन रिटर्न, और क्या होता है रिटर्न में? क्या आता है कि दे कौन सा ब्लड रही है? लंग्स को दे रही है, और क्या दे रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन वापस क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग से वापस आ रहा है कहाँ? हमारे हार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे जो आगे हमारे पास एक न्यू फिनोमेना आएगा सारा, जो जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी ट्रंक। क्या कहते हैं उसको? पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ पल्मोनरी ट्रंक? लार्ज आर्टरी, एक बहुत बड़ी आर्टरी है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। अ लार्ज आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक, या बिग आर्टरी कह सकते हो, या आप लोग कह सकते हो एक लार्ज आर्टरी होती है, एक बहुत बिग आर्टरी होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पल्मोनरी ट्रंक कहते हैं। पल्मोनरी ट्रंक बेटे क्या करती है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है हार्ट से। आपको पता है ब्लड कहाँ आता है? पहले
ऑरिकल में आता है, उसके बाद ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल्स में आता है। अब जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, हम डिटेल से पढ़ के आए थे, ये सारा ब्लड कौन सा था, ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। यहाँ पे अब क्या प्रेजेंट है, एक बड़ी आर्टरी प्रेजेंट है, डेट इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक क्या करेगी, वो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी और आगे लेके जाएगी। ठीक है, कहाँ लेके जाएगी, आगे लेके जाना है, फर्दर इसने कैसे लेके जाना है वो मैं आपको बताऊंगी। पल्मोनरी ट्रंक जो है वो दो मेन आर्टरीज में डिवाइड हो जाएगा। क्या, एक बिग आर्टरी थी जिसको हमने क्या नाम दिया, पल्मोनरी आर्टरी का नाम दिया। पल्मोनरी आर्टरी दो मेन आर्टरीज में डिवाइड होगी, एक होगी राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक कौन सी होगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। राइट पल्मोनरी आर्टरी जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी राइट लंग में, और जो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी कहाँ बेटे, लेफ्ट लंग में। ठीक है, राइट में लेके जाएगी, लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट लंग में लेके जाएगी। अब राइट और लेफ्ट आर्टरीज, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज नाम लेना है। राइट में चलेगी, लेफ्ट लंग में चलेगी। अब लंग्स के अंदर जाने के बाद ये जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये फर्दर इनकी डिवीजन होगी और पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो जाएगी किसमें, पल्मोनरी आर्टरियोल्स में, और फिर पल्मोनरी आर्टरियोल्स जो हैं फर्दर डिवाइड हो जाएंगी किसमें, कैपिलरीज में। इसी तरह दूसरे यानी कि दोनों राइट पल्मोनरी आर्टरी भी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी भी, दोनों के अंदर सेम फिनोमेना होगा, दोनों के अंदर डिवीजन होगी, दोनों डिवाइड हो जाएंगी पल्मोनरी आर्टरियोल्स में और देन डिवाइड हो जाएंगी लंग्स की कैपिलरीज में। ठीक है, अब लंग्स की कैपिलरीज जो हैं वो जो ब्लड कैरी करेंगी दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो ब्लड कौन सा हो गया, लंग्स के अंदर पूरा फिनोमेना हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें कन्वर्ट हो गया बेटे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो आर्टरियोज फर्दर ब्रेक हुई थी कैपिलरीज के अंदर, तो कैपिलरीज जो ब्लड कैरी करेंगी वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। काम खत्म हो गया। अब एक नया यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगी वेन्स आ जाएंगी। आपको पता है ना कि आगे फर्दर जो कैपिलरीज हैं वो वेन्यूल्स में कन्वर्ट होंगी, वेन्यूल्स जो है वेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएंगी नेक्स्ट लंग, यही जो लंग कैपिलरीज थी ये क्या करेंगी, ये ज्वाइन होंगी और ज्वाइन होके ये क्या बना देंगी, ये बना देंगी पल्मोनरी वेन्यूल्स, और फिर पल्मोनरी वेन्यूल्स जो हैं ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे, पल्मोनरी वेन बनाएंगे। और दो तरह की वेन्स ही बन रही है ना, एक राइट पल्मोनरी वेन बन रही है, एक लेफ्ट पल्मोनरी वेन बन रही है, और ये दोनों की दोनों वेन्स अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी और लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ जाएंगी, ये जाएंगी हार्ट में। हार्ट की कहाँ जाएंगी, कौन से चैम्बर में जाएंगी, ये जाएंगी लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ हार्ट में, यानी कि इस हार्ट के अंदर अब लेफ्ट आर्ट्रियम में कौन सा ब्लड चला जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा। क्लियर हो गया। इस सर्कुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। दोबारा से मेन पॉइंट रिकॉल करती हूँ। हार्ट के अंदर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बेटे वो कहाँ आता है, ये तो हमने सारा पढ़ लिया था। कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में से एक बिग आर्टरी निकलती है डेट इज नोन एज पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक में कौन सा ब्लड कैरी करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी ट्रंक आगे फर्दर दो मेन आर्टरीज में डिवाइड होता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और दोनों आर्टरीज जो हैं राइट वाली राइट लंग में जाएगी, लेफ्ट वाली लेफ्ट लंग में जाएगी। जब ये आर्टरीज लंग के अंदर चली जाती हैं तो ये फर्दर डिवाइड होती हैं, फर्दर ब्रांचिंग इनकी होगी और ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, आर्टरियोज में। आर्टरियोज आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे, इनकी डिवीजन होगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगे कैपिलरीज में। ठीक है, अब जो लंग्स की कैपिलरीज हैं ये कौन सा ब्लड कैरी करेंगी, ये कैरी करेंगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो गया अब किसमें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब क्या फिनोमेना होगा कि कैपिलरीज जो लंग्स की कैपिलरीज हैं वो कंबाइन होंगी, इकट्ठी हो जाएंगी और क्या बना देंगी, पल्मोनरी वेन्यूल्स बना देंगी। पल्मोनरी वेन्यूल्स कंबाइन होके क्या बना देंगे, पल्मोनरी वेन्स बना देंगे। ठीक है, और पल्मोनरी वेन जो हैं वो क्या करेंगी, फिर सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के बेटे चैम्बर लेफ्ट आर्टरियम में लेके जाएंगी, लेफ्ट से राइट में जाएगा और उधर से सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है ना बेटे, ये सर्कुलेशन कहाँ पे एंड हो जाएगी, कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन जब पल्मोनरी वेन ब्लड लेके लेफ्ट आर्टरियम में चली जाती है ना तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ब्लड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है कैसे नहीं होना, फिर नेक्स्ट सर्कुलेशन जो है वो स्टार्ट होगी।
तो बेटे जब राइट और लेफ़्ट पल्मोनरी वेन जो है दोनों लंग्स में से ना, एक में से राइट पल्मोनरी वेन निकली और एक में से कौन सी निकली, लेफ़्ट लंग में से, तो ये पल्मोनरी वेन्स जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती हैं, लेफ़्ट आर्ट्रियम में लेके जाती हैं। जब ब्लड लेफ़्ट आर्ट्रियम में पहुँच जाता है, डैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो एंड हो जाएगी, अब नेक्स्ट सर्कुलेशन स्टार्ट होगी। क्लियर है? तो आज के टॉपिक में मैंने आपको जो सर्कुलेशन पढ़ाई डैट इज़ नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये कौन सी सर्कुलेशन होगी, हमारे पास पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी। इस सर्कुलेशन को आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। वो भी बहुत इजी है, थोड़ी सारी ज़रा लेंथी है, क्योंकि पूरी अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे होगा, कहाँ कहाँ जाएगा, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम उसे कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और मुझे यहीं पे इजाज़त दो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।